So hi my dear NEET aspirants, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की क्या वैल्यू रहती है आपके एग्जाम में और कितनी बार आपके क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। तो जब भी हम नीट में किसी चैप्टर को खत्म करते हैं तो उसके साथ साथ हमें उसके 10-14 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लगाना होता है। अब आपको ये बात और भी पता है कि 2024 में आपका पहली बार सिलेबस इतना ज्यादा ऑल्टर हुआ है और बहुत सी चीजें जो 2023 में थी वो 2024 में नहीं रही। जैसे 2023 में मान लो केमिकल बॉन्डिंग के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन थे, तो 2024 में उसके क्वेश्चन ज्यादा हो गए होंगे या थर्मोडायनेमिक्स के ज्यादा हो गए होंगे क्योंकि बाकी सब चैप्टर्स को डिलीट करा गया। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर आपका डिलीट हो गया, हाइड्रोजन डिलीट हो गया, एस ब्लॉक डिलीट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री डिलीट हो गया। तो इन सब की वजह से आपका 2024 का पेपर एक नई चीज की शुरुआत कर रहा है नीट के पेपर में। हाँ, शुरुआत एक चीज की हुई, वो ग्रेस मार्क्स भी हमने देखे, पर एक्चुअली में नीट 2024 एक स्पेशल तरह की चीज थी क्योंकि उसमें पहली बार हमारा कोर्स जो नया था उसके हिसाब से हमने क्वेश्चंस को देखा, तो एक नया वेटेज वहां से शुरू होता है। हर चैप्टर की वैल्यू अब थोड़ी बहुत बढ़ गई है क्योंकि बाकी सब जब कम हो गए हैं तो इसलिए जो ये चैप्टर्स रह गए हैं इनका वेटेज ज्यादा हो गया। ओके, तो उसी डायरेक्शन में हमारा बहुत जरूरी है कि 2024 के पेपर को हम अच्छे से समझे और देखें कि उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए। तो उसी के लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे जो 2024 के सेक्शन ए और सेक्शन बी केमिस्ट्री में आए थे वो मैं आज आपको कवर करा दूंगा। ओके, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। आपने भले ही सारे चैप्टर्स को अभी ना पढ़ा हो पर आप उन क्वेश्चंस को जरूर देखो जो 2024 के पेपर में आए और आप ये भी आइडिया लगाओ कि क्या जो वेटेज 2023 तक इन चैप्टर्स का था उसमें क्या काफी चेंजेस आए हैं, और डेफिनेटली आए हैं जो आप देखोगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो और आपको रेगुलरली नीट की वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब शेयर करते रहो ताकि ये चैनल धीरे धीरे बढ़ता रहे और सर रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सेक्शन नंबर ए में था तो इसमें आपके चॉइस नहीं थी। फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छी चीज हो रही है कि जो न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ हो सकते हैं जिनमें ज्यादा टाइम है वो सेक्शन बी में आ रहे हैं। सेक्शन बी में आ रहे हैं तो हम उन्हें छोड़ भी सकते हैं। तो देखो, आपको एक बहुत बड़ा फैसला लेना है बच्चों कि मान लो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता भी हो, आपको बहुत अच्छे से इक्विलिब्रियम आता है बट उसके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये फैसला भी आपको उस पॉइंट पे लेना है कि मुझे क्वेश्चन आता है लेकिन मुझे फिर भी इसको छोड़ के कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि इसको करने के चक्कर में मेरे 2 बायो के या फिजिक्स के क्वेश्चन रह सकते। तो इस बात का फैसला सेक्शन भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि उसमें आपको डिसाइड करना है ये क्वेश्चन करूं या ये वाला करूं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो और मैं इसका आंसर फिर आपको पूरा डिटेल करके दिखाता हूं। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को पता है, इसकी ये 2 तरह से देखा जा सकता है। या तो इसे हम सॉल्यूशंस के अंदर भी देख सकते हैं क्योंकि उसमें मोलैरिटी का कंसेप्ट लगेगा। दूसरा ये बेसिक स्टाइकोमेट्री का क्वेश्चन है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री से क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको टॉपिक्स में डालूं तो ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आएगा, ना कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो पहला चैप्टर होता है क्लास 11th का। उससे 3 क्वेश्चन इस बार 2024 के पेपर में आए थे। पिछले सालों तक इतने नहीं आते थे। क्यों आए? क्योंकि बहुत से फिजिकल के चैप्टर कट गए तो इसका वेटेज बढ़ने लग गया। ओके, तो इससे हमारे लगभग 3 क्वेश्चन 2024 के पेपर में आए। एक चॉइस का था और बाकी सब आपके सेक्शन ए में थे। तो आपको पता है NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब वो HCl से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट और वाटर बनेगा। NaOH HCl NaCl प्लस वाटर बनेगा। तो यहां पर अगर हम एक चीज देखें, हमें दे रखा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन स्टाइकोमेट्री के लिए हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं चीजों को। तो अगर हम देखें 1 ग्राम NaOH का क्या मतलब हो गया, अगर मोल्स की बात करें तो मोल्स होंगे 1 डिवाइडेड बाय 40। मोल्स NaOH के इतने हो गए। कैसे निकाला? गिवन वेट अपॉन मोलर मास करके निकाला। NaOH का मोलर मास 40 ग्राम पर मोल होता है। इसी तरह से मैं 1/40 को कन्वर्ट कर सकता हूं तो ये आपके हो जाएंगे 0.025। अच्छा, इसी तरह से HCl के मोल्स निकालने का तरीका वो होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से हम निकाल सकते हैं।
मोल्स होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो आपके मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.75, वॉल्यूम 25 ml है, तो 10 की पावर -3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये लीटर में हो जाए। तो ये आपका आ गया 0.75 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर -3 यानी 0.01875। तो आप देख सकते हो 1:1 का रेशियो होना चाहिए। यहाँ NaOH के मोल्स ज्यादा है तो एंड में NaOH रह जाएगा। कितने मोल्स NaOH के रह जाएंगे आप निकाल सकते हो ये वाले मोल्स इसमें से सबट्रैक्ट करके। ओके, अगर आप तो मोल्स ऑफ NaOH लेफ्ट कितने हो जाएंगे, NaOH कितना रह गया, देखो एक मोल NaOH एक मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो इतने मोल HCl ने इतने मोल NaOH के साथ रिएक्ट कर लेना है। तो कितने रह गए 0.025 माइनस 0.01875। तो ये कितना आ जाएगा, आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.00625। और वेट कैसे पता लगता है, वेट निकालने के लिए आप इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, वेट ऑफ NaOH लेफ्ट, तो वो आपका हो जाएगा 0.00625 इंटू आपका 40 होता है इसका मोलर मास। तो कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कर लोगे तो ये आपका 0.25 ग्राम आ जाएगा। आंसर मिलीग्राम में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम के बराबर। तो यहाँ पे आपका आंसर 250 मिलीग्राम आ गया जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। तो मोल कंसेप्ट का काफी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट सोल्यूशन क्वालिटेटिव्स का भी लगा। तो हम ज्यादातर ये देखते हैं कि जो मोल कंसेप्ट के साथ अगर आप सॉल्यूशंस को पढ़ लेते हो ना तो अच्छा रहता है। अगर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो संग में सॉल्यूशंस भी पढ़ लो, क्योंकि सॉल्यूशंस का बहुत ज्यादा पार्ट मोल कंसेप्ट में रहता है तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा सॉल्यूशन स्टाइकोमेट्री को दोबारा क्यों पढ़े जब अगर मोल कंसेप्ट में उसे अच्छे से पढ़ लिया जाए। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। वंस अगेन ये आसान क्वेश्चन है और सेक्शन ए में रहा। ये सेक्शन ए में था तो आप इसे छोड़ नहीं सकते थे, और ये वाला भी सेक्शन ए में था तो आप इसको भी नहीं छोड़ सकते थे। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको ये तो बिल्कुल ऐसे ही देख बिना पेन चलाए हो जाएगा। जिस रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 नहीं होता उस रिएक्शन में Kp Kc के बराबर नहीं होता। अब डेल्टा Ng क्या होता है, gaseous moles on product side, gaseous moles on products minus gaseous moles on reactants। तो देख लो जहां पर दोनों बराबर नहीं हो वहां पर आपका Kp Kc के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहला ही ऑप्शन हो गया, यहाँ 1 मोल है गैस के, यहाँ 2 मोल है, तो यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड रिएक्शन में 2 और 2 हैं, थर्ड रिएक्शन में 2 और 2 हैं, फोर्थ रिएक्शन में 2 और 2। तो इससे आसान क्वेश्चन भाई क्या ही दे सकते हो। तो 4 नंबर आपके फटाफट आ गए, तभी इसे सेक्शन ए में रखा। क्यों ही इसमें चॉइस देनी, हर बच्चा कर सकता है इसे। तो आंसर ए हो जाएगा क्योंकि ए में डेल्टा Ng आपका 0 नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोहर्स मॉडल से एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से इस साल 2 क्वेश्चन आए थे। ओके, एक थ्योरेटिकल था क्वांटम नंबर्स के ऊपर, एक बोहर मॉडल से था। ओके, तो जो बोहर्स मॉडल वाला क्वेश्चन रहता है वो जो 3 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे ना, एनर्जी का, वेलोसिटी का और रेडियस का, उन तीनों से आपका न्यूमेरिकल आता है और ये काफी आसान न्यूमेरिकल है। अगर आपने एनर्जी पढ़ी है तो एनर्जी आप इस तरह से लिख सकते हो, माइनस का शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से भी हो जाएगा, माइनस का 13.6 Z² (n²). ओके, तो अगर हम पहले केस में देखें हीलियम के केस में, तो ये हमें x दे रखा है। तो हीलियम का Z कितना होता है, हीलियम का Z होता है आपका, Z होता है हीलियम का, अगर मान लो चलो इसे 13.6 ना लेके हम R ले लेते हैं, ये कांस्टेंट को हम R ले लेते हैं। हीलियम का Z रहता है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 दे रखा है n। ओके, अब नेक्स्ट आपसे यही चीज पूछी बेरिलियम के लिए। तो अगर ये x है तो बेरिलियम के लिए -13.6 एटॉमिक नंबर डबल हो जाता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 4 का स्क्वायर और n दे रखा है 2, तो ये 2 रख दिया हमने। तो क्या अगर हम देखें ये 2 का स्क्वायर होगा, सॉरी नीचे भी
तो अगर हम देखें तो ये चीज जो आ रही है x क्या आ रहा है, मान लो x आपका आ रहा है -13.6 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 54.4। तो यहां पर भी आपका माइनस का 54.4 आ जाएगा ईवी में, ये ईवी में एनर्जी होती है। तो आप देखो दोनों केसेस में आपका x ही आ रहा है। अगर बेरिलियम की सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम के लिए हम नंबर के लिए हम सेकंड प्रिंसिपल शेल के लिए निकालते हैं Pe3+ का मतलब यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम है। हाइड्रोजन लाइक एटम पे बोहर के मॉडल के पोस्टलेट लग सकते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का काउंट 1 है, पर Z तो हम 4 लेंगे ना इसके लिए, और इसके लिए Z2 लेंगे। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन से हमें एटॉमिक नंबर का मतलब नहीं है, एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन से डिफाइन हो रहा है, तो वो तो 4 और 2 ही है। तो आप देखो कि ये 4 हो गया और ये 1 था, तो ये माइनस का 1354.4 आ गया, इसको हम x मान रहे हैं। अगर हम बेरिलियम के केस में देखें तो -13.6 ऐसे ही रहेगा जो कांस्टेंट है। आपका एटॉमिक नंबर 4 का स्क्वायर हो गया और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया, तो जब आप ये करोगे तो ये भी वंस अगेन माइनस का 54.4 आ जाएगा, यानी ये भी क्या है, माइनस के x के बराबर। तो हमारा आंसर अभी भी क्या है, -x। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही क्योंकि जो ऊपर वाला कोएफिशिएंट है वो नीचे वाले को कैंसिल करता है। आप मैथमेटिकली समझो ना कि ये डबल हो गया और ये भी डबल हो गया, अगर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों डबल हो रहे हैं तो जो नेट इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। 10 तक थोड़ी बहुत मैथ तो पढ़ी है, एक और इसे मैं मैथमेटिकली समझाऊं, वो क्या रहा है, अगर ये 4 था और ये 8 था, अगर आपने ऊपर भी स्क्वायर डबल कर दी चीज को, आपने ऊपर वाली चीज को भी डबल कर दिया और नीचे वाली चीज को भी डबल कर दिया, तो क्या डेनोमिनेटर फ्रैक्शन में कोई चेंज आएगा, ये 4/8 ही रहेगा। ठीक है, तो यही चीज इसमें हो रही है कि n 1 से 2 हो गया और एटॉमिक नंबर 2 से 4 हो गया, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बोथ डबल हुए, दोनों की पावर सेम थी, तो नेट आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जो एनर्जी आपकी पहले -x थी वो बाद में भी -x ही रहेगी। ओके, अब -x का सिग्निफिकेंस क्या होता है, -x का मतलब है आप इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दोगे तो वो न्यूक्लियस उसको छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी 0 होती है, वो तब होती है जब वो न्यूक्लियस को छोड़ता है। जिस पॉइंट पे न्यूक्लियस की वैलेंस शेल से वो बाहर निकलता है ना, एटम की वैलेंस शेल से बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन, उस पॉइंट पे उसकी एनर्जी 0 होती है। उसके बाद जो भी उसको मिलता है उसकी नई जीवन की काइनेटिक एनर्जी होती है। बट नेगेटिव एनर्जी का सिग्निफिकेंस है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बॉन्डेड है और हम जब तक इसको ये एनर्जी नहीं देंगे ये न्यूक्लियस से बॉन्डेड रहेगा। आप एक तरह से इलेक्ट्रॉन का कर्जा चुका रहे हैं। -13.6 फिर धीरे धीरे माइनस कम होता जाता है, यानी उसका जो लोन है वो धीरे धीरे चुकता जा रहा है और फाइनली n टेंड्स टू जब इनफाइनाइट होता है तो वो लोन 0 हो जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के अपना नया जीवन शुरुआत कर देता है। उसके बाद जो भी आप देते हो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाता है। यही हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एनर्जी ऑफ अ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी के प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है जो हमने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए खर्च करी, बाकी नया जीवन की काइनेटिक एनर्जी है उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है -x। क्वेश्चन नंबर 4, भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये भी अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से मोल कंसेप्ट पढ़ा है। देखो एक और मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए मोल कंसेप्ट के, ये दूसरा मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये बिना कैलकुलेट करे बिना पेन उठाए हो सकता है। अगर आपसे कहा जा रहा है 4 ग्राम हीलियम, तो इसका मतलब 1 मोल, अगर हम 4 ग्राम हीलियम कहते हैं तो हम इसका मतलब कह रहे हैं 1 मोल हीलियम। 4 ग्राम हीलियम का मतलब 1 मोल हीलियम। 2.27 लीटर ऑफ हीलियम का क्या मतलब, 22 पे आपकी 1 मोल होती है, तो 2.2 पे कितना हो गया, 0.1। बिना कैलकुलेट करे चीजें आनी चाहिए, भाई तुम्हारा समय बर्बाद होगा अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, आपकी मैथ बेसिक है बिल्कुल, तो गलत चीज है। थोड़ा सा आपको मैथ को इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि आप बिना कैलकुलेट करे चीजों को बता सको। तो ये 0.1 हो गया। ओके, थर्ड वाला 4 मोल हीलियम, तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको सीधा सीधा 4 मोल दे रखा है। अच्छा मैं दिख रहा हूं मेरी वजह से चीज कट रही है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 मोल हो गया और आखिरी 4U दे रखा है। 4U हीलियम का मतलब 1 एटम हीलियम का।
ठीक है, तो वो मोल्स के टर्म्स में तो बहुत कम हो गया, यहाँ पे केवल एक एटम की बात हो रही है हीलियम की। तो सबसे ज्यादा किस में एटम्स होंगे, 4 मोल्स हीलियम में, एक मोल में से एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम हीलियम एटम्स, तो सबसे ज्यादा 4 मोल हीलियम। तो ये आपका बिना कैलकुलेट करे हो जाएगा, और ये भी आपका सेक्शन ए में था। ठीक है, अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन में आपको ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए। तो यहां से बच्चों क्वेश्चन शुरू होते हैं सेक्शन बी के, और आपको यहां से डिसीजन लेना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए था और कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान है, और इसको आपको करना चाहिए था, आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर ये आपके पेपर में दोबारा कभी आता है तो आप इसे जरूर करें, ये फटाफट हो जाएगा। एम्पायरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है, जो भी परसेंटेज दे रखी होती है उसे आप फटाफट से मास में लिख लो। ठीक है, तो आपका ए दे रखा है 32 ग्राम, एक तरह से ए 32 ग्राम है कंपाउंड में, बी आपका 20 ग्राम है, और सी आपका बचा हुआ है तो 48 हो गया। 100 रहता है ना सम, एक 32 है, दूसरा 20 है, तो तीसरा 48 होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर हम फटाफट से इनके मोल्स निकाल ले, क्योंकि ए का मोल्स दे रखा है, ए के मोलर मास दे रखा है 64, तो 32 डिवाइडेड बाय 64 आपका 0.5 आ गया। बी का मोलर मास 40 दे रखा है, तो बी के मोल्स कितने हो गए, 20/40 यानी 0.5, और सी का मोलर मास 64 दे रखा है, नहीं 32 दे रखा है सॉरी, तो सी के मोल्स कितने हो गए, 48 डिवाइडेड बाय 32 यानी 1.5। तो आपका मोलर रेशियो क्या आ गया, तो आपका जो मोलर रेशियो है बच्चों ए बी सी का आ गया 0.5:0.5:1.5, इसको हम लिख सकते हैं 1:1:3। तो आपका आंसर है ए बी सी 3, ये इसका एम्पायरिकल फॉर्मूला हो गया। और इस क्वेश्चन में ना ज्यादा कैलकुलेशन है, 32 64 का डबल है तो 0.5 आना था, 20 40 का डबल है तो 0.5 आना था। और यहाँ पे भी आप 16 2 16 3 कर सकते हो। 16 का टेबल तो 6 7 के बच्चे को भी पता होता है, 6 7 8 के बच्चे को 16 तक के टेबल्स आते हैं। ठीक है, तो इतनी कोई मुश्किल मैथ नहीं थी, तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली करना चाहिए था, आपको इसको स्किप नहीं करना चाहिए। अगर ये आप करते हो तो इसमें ज्यादा टाइम और कैलकुलेशन खर्च नहीं होगा, और 100% आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि आप कंफर्म कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स का यही फायदा होता है, अगर आपने अप्रोच सही करा है तो आपका आंसर ऑप्शंस में दे रखा होगा। इंटीजर टाइप को आपके आते नहीं है तो आपको क्या ही दिक्कत है। तो 1:1:3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 और भी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस बच्चे को कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये भी फटाफट हो सकता है, तो इसको भी मैं आपको कहूंगा कि आपको ये स्किप नहीं करना चाहिए अगर ये आपके पेपर में आया है। अगर आपने इसे एक बार थोड़ा सा सही से पढ़ा है और आप कंफर्म हो और आपने यूनिट मिस्टेक नहीं करी है, तो ये बहुत ईजी और फटाफट होने वाला क्वेश्चन है। आप सभी को पता है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर CRT होता है, ये सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। पाई बराबर CRT होता है, तो अगर हम पाई वर्सेस सी का ग्राफ बनाएं तो y बराबर mx की वजह से CRT क्या हो जाएगा आपका। अगर आप इसे ऐसे कंपेयर करो तो स्लोप जो m है यहाँ पर वो RT के बराबर हो जाएगा। आपको स्लोप कितना, तो आपका जो स्लोप है वो RT दे रखा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू 25.73 दे रखी है। बस यहां पर एक गलती आपने नहीं करनी, आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आएगा, और आंसर डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो यही जिसने गलती कर दी उसका -1 हो जाएगा। आप ये याद रखना कि टेम्परेचर इससे केल्विन में निकल के आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में कभी भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं होता। चाहे आप 0.083 वाला देखो, चाहे 0.0821 वाला हो, चाहे 8.314 वाला जूल वाला हो, या 2 कैलोरी वाला हो, आर हमेशा टेम्परेचर केल्विन में रखता है। तो यहां से जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो केल्विन में होगा। क्या आएगा टेम्परेचर आपका, 25.73 को आप डिवाइड कर दो 0.083 से, तो जो आपका टेम्परेचर है वो लगभग आ जाएगा, इसको देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी है पर कोई इतनी बड़ी नहीं है, 310 आपका आ गया केल्विन में, और ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आंसर है। फटाफट ये हो गया, तो RT वाले फॉर्मूले से ये हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। तभी मैं आपसे कहता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स की एक वीडियो मैंने बनाई है, उसको जरूर देखना। थोड़ी बहुत मैथ सबको आनी चाहिए, स्लोप, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। अगर आपको स्लोप वाली बात नहीं पता होती तो पाई बराबर RT जो बहुत आसान क्वेश्चन था आप स्किप कर देते।
क्योंकि आप कहते हैं स्ट्रेट लाइन, हमने तो कभी पढ़ी नहीं स्ट्रेट लाइन में स्लोप्स वगैरह वाली चीजें, ये तो मैथ का पार्ट ज्यादा है, तो आप इसे छोड़ सकते थे, पर बहुत गलत होता अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ते, क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखो कितनी फटाफट आंसर आ गया। ठीक है, इस पीडीएफ को बच्चों, वैसे आपको अगर ये पीडीएफ है ना, डाउनलोड भी कर सकते हो, मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा चैनल से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, जैसे जिस तरह से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उस तरह से मेन बैच आप पढ़ना चाहते हो, 1-on-1 पढ़ना चाहते हो, बैचेस में पढ़ना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 6 मंथ का मेरा कोर्स होता है, चाहे आप 2025 में हो चाहे आप ड्रॉपर हो, तो मैं 6 मंथ में पूरी 11-12 की केमिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दूंगा। और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे कभी भी डायरेक्टली पूछ सकते हो। देखो ड्रॉपर्स का बैच हो चुका है, और अगर आप उसमें ज्वाइन हो चाहो, चाहे आप 1-to-1 पढ़ना चाहो, ठीक है। 1-on-1 थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, क्योंकि आप एक ही पढ़ोगे, तो अगर आपको लगता है बैचेस में नहीं पढ़ना चाहते, आप पर्सनली केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग में पढ़ना अच्छा लगता है कि सर मैं अपनी मेन कोचिंग में तो पढ़ रहा हूँ पर वहाँ केमिस्ट्री अच्छी नहीं पढ़ाई जा रही, थोड़ा सा मुझे पर्सनल अटेंशन मिल जाए, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ही हैं जो मुझे पढ़ने हैं, मेरा ऑर्गेनिक अच्छा है, मुझे फिजिकल ज़्यादा नहीं आता, मेरा फिजिकल अच्छा है, मुझे ऑर्गेनिक ज़्यादा नहीं आता, आप मुझे वही चीज़ मेरा फोकस कर लो। तो उस तरह की चीज़ें भी इस बैचेस में होती हैं जो 1-on-1 होते हैं, जिसमें आप और मैं केवल 2 ही ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो जो भी आपकी हेल्प होगी डायरेक्ट आपका मुझसे रीच आउट होगा, और मैं ही पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री तीनों, तो आप इस मेरे ही नंबर पे कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हो और अपना बैच के बारे में जान सकते हो। अगर आप 1-on-1 पढ़ना चाहते हो तो वो है, या फिर आप बैच में पढ़ना चाहते हो तो वो दूसरी चीज़ है। दोनों के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल मेरा मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा के नाम से है, इससे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और बच्चों देखो, देर मत करो, आप मुझसे पढ़ो, कहीं से पढ़ो, क्योंकि 700 तक का कट ऑफ जाने लग गया। 720 इस बार एम्स दिल्ली का जाएगा, बहुत चांसेस है इस बार 720 जाने के, क्योंकि 61 टॉपर्स हैं। 6 हटा दो, ग्रेस वाले 67 थे ना, तो 6 ग्रेस के बच्चे मैंने हटा दिए, तो 61 टॉपर्स है नीट के एग्जाम में, जिनके 720 आउट ऑफ 720 एम्स आपके 690 प्लस पे आपको मिलेंगे। तो अब आप पे समय क्या रह गया? अगर आप अभी से नहीं पढ़ोगे तो क्या 690 ले आओगे? नहीं ला पाओगे, 2-2 साल में नहीं ला पा रहे, और आप एक एक दिन बर्बाद कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का वेट मत करो, दोबारा पेपर होता है तो भी आपने पढ़ना है, नहीं होता है तो भी आपने पढ़ना है। बिना पढ़े जो तरीका था वो देख सके हो आप। एक बच्चे ने, जिसने पैसे दिए, एक दिन पहले पेपर रटा तो उसके 180-185 नंबर आए, पैसे दे के भी कुछ नहीं कर पाया, और उसके चक्कर में कितने लोगों का भविष्य खराब हो गया। तो 32 लाख 64 लाख पेपर की रेट है, जिस तरह से नीट एनटीए ने गलत करा है, और उनके साथ भी फिर एंड अच्छा नहीं हुआ, उनको भी कुछ वो नहीं हुआ, वो लाइफ टाइम उनका बैन हो जाना। तो गलत तरीके आप देख चुके हो, आपके पास सही तरीका सिर्फ एक है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कुछ और तरीका, कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप पहुंच गए वहां जाके 1 साल बाद आप फंसोगे। मान लो पिछले साल गड़बड़ हुई है, कभी ना कभी वो बच्चा पकड़ा तो जाएगा जो भी गलत करके पहुंचा है। एट द एंड गवर्नमेंट, सीबीआई उसको पकड़ेंगे और उसका फिर वो चीज कैंसिल होगी। तो आपके पास सही शॉर्टकट टू हेल है, ये सब शॉर्टकट मत चुनना, ये लाइफ टाइम फिर नीट का सपना रह जाएगा थोड़ी बहुत आसान तरीके के चक्कर में। तो मेहनत करना शुरू करो, 1 साल बहुत समय आप पे, आप भी 700 पार कर सकते हो, बस मेहनत करते जाओ, है ना। बहुत से बच्चे होते हैं बच्चों, 200 को 700 बना लेते हैं, पर हर दिन को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लिए हर मिनट कीमती होता है, वो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें पता है हमें तो पढ़ना है, हमारा रिजल्ट पढ़ने से आएगा, नीट और एनटीए से नहीं आएगा। ओके, तो इसी पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे कैलकुलेशन है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास थोड़े और क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, इनऑर्गेनिक के फटाफट आप आंसर दे सकते हो, या आप ऑर्गेनिक की रिएक्शन के लिए श्योर हो कि ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी। कैलकुलेशन कौन सी? जैसे ना आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला log K2/K1 बराबर EA/2.303R 1/T2 - 1/T1 होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर, सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करेगा, वो इस टेम्परेचर को अगर डिग्री सेल्सियस में रख देगा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। डिग्री सेल्सियस में रखना ही नहीं होता, तो पहले तो इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करो, सबसे बड़ी चीज तो ये है, ठीक है। तो ये 27 जो अच्छा लग रहा था, ये अब हो जाएगा 310, और ये हो जाएगा आपका 340, ठीक है। 15 वाला मतलब आंसर उसके आसपास ही आना है। अगर आप 15 लोगे तो ऐसा नहीं एक्यूरेट है, क्योंकि 10 का अंतर है ना, तो 0.15 से फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0.15 से हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बेफालतू की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो log K2/K1 आपका
4 दे रखा है, आपसे कह रखा है रेट क्वाड्रपल्स हो गई यानी 4 टाइम हो गई, तो यहाँ पे आप log 4 हो जाएगा। आपसे ये पूछा है आर आप रखोगे 8.314 क्योंकि अच्छा किलो जूल्स में पूछी है तो 8.314 इंटू 10⁻³ रखेंगे। अगर आपसे किलो जूल में पूछा जाता है तो आर को ही किलो जूल में रख दो, आपका एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में आ जाएगा। 1/T2, T2 आपका दे रखा है यहाँ पर 340 और T1 आपका दे रखा है 310। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, एक सेकेंड, तो आप देख सकते हो इस सेक्शन बी का क्वेश्चन है और यहाँ पर कैलकुलेशन काफी ज्यादा आएगी, 340, 310, 8.314। तो आपको अगर लगता है आप किसी और क्वेश्चन के लिए इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आपको वो क्वेश्चन करना चाहिए, और अगर आपको कोई कॉन्फिडेंट वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो फिर आप इस पे पूरी फोकस्ड हो। वो 15 क्वेश्चन में आपको डिसीजन लेना है और ये डिसीजन में बहुत बड़ा फैक्टर होगा कैलकुलेशंस। तभी आपके फिजिकल के टफ क्वेश्चन सेक्शन बी में रखे उन्होंने, उन्हें पता है बायो वाले बच्चे शायद मैथ में थोड़े से वीक हो, तो फिजिकल के टफ क्वेश्चन सेक्शन बी में होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि आप सोच सको। या तो आप ऑर्गेनिक में पूरी तरह से श्योर हो तो इसको छोड़ दो, वो फटाफट हो जाएगा। आपको पता है ऑर्गेनिक में ज्यादा तो मेहनत नहीं है, पढ़ लिया, आपको आंसर निकालने में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ी करनी है। अगर आप अप्रोच सही रखते हो, आपको पता है यहाँ SN1 लग रही है और ये OH आपका सेकेंडरी कार्बन या टर्शरी पे अटैक करेगा तो वो फटाफट हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन वैसे आपका 38 आंसर आएगा किलो जूल्स में, तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसको अच्छे से सोचो कि इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको इससे अच्छा क्वेश्चन मिला हुआ है तो आप इसको प्लीज स्किप कर देना। और सेम इस क्वेश्चन का है, इस अगर आपने वो करा है तो इसको तो बहुत कम चांस है इसको करना, क्योंकि इसमें बच्चों काफी कैलकुलेशन है और क्वाड्रेटिक भी थोड़ी सी आपको स्क्वायर रूट वगैरह लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा जाए। 2 पार्ट वाला क्वेश्चन है, इसको तो 90% आपको स्किप करना चाहिए था। ये आता है पर इसमें समय बर्बाद करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनमें से ये एक है। आप देखो इसमें कितना टाइम लगता है। सबसे पहले आपको दे रखा है 3 कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पर, तो इसकी हेल्प से हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहला स्टेप है Kc निकालना, और Kc होगा N2O2 की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो यही एक तरह से, अभी तो देखो मैं आराम से बैठा हूं, कोई पेपर का टेंशन नहीं है, पर उस पेपर के पॉइंट पर ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट हो जाएगा आपके लिए करना। जब आप पेपर में ये चीज कर रहे होगे तो यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, स्क्वायर किसका करना है जरा ये भी तो देखो। स्क्वायर तुम्हें करना है 2.8 इंटू 10⁻⁻3, फिर आपको मल्टीप्लाई वगैरह करके इसका Kc निकालना है। तो देखो मैं तो आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, पर आपको तो इसमें टाइम लगेगा। तो ये आपका आएगा 3 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 2.8 का स्क्वायर, ये आपका 1.6 आ जाएगा। अब यहां से Kc निकला तो हमारा आधा काम हुआ है। अब Kc की बाद हमें निकालना है अल्फा। अल्फा के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये होगा 0.1 इनिशियल, अगर ये 0.1 है तो इक्विलिब्रियम पे 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा बाई 2 और ये 0.1 अल्फा बाई 2। फिर आपको इस Kc को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ये बच्चों समय बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें चॉइस है इसीलिए दे रखी है। यहाँ पे एक स्मार्ट बच्चा, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, कभी कभी स्मार्ट वर्क अच्छा रहता है, कभी कभी हार्ड वर्क अच्छा रहता है, और इस क्वेश्चन में स्मार्ट वर्क ज्यादा बेटर चॉइस। अगर आप सोचोगे नहीं नहीं यार मेरे को तो करना है, मुझे आता है, तो फिर आप करते जाओगे और इसमें समय बर्बाद कर रहे हो। स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, पर आखिर में जब फिजिक्स की आखिरी कैलकुलेशन होगी और कॉपी घंटी बच जाएगी तो बड़ा दुख होगा। तो ये क्वेश्चन देखो अभी और आगे कितना जाता है। अगर मैं यहां देखूं आपका 1.6 है, 1.6 बराबर 0.1 माइनस 0.1 अल्फा का, सॉरी वो तो 0.1 अल्फा बाई 2 इंटू 0.1 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 0.1 अल्फा का होल स्क्वायर। तो आप यहां से अल्फा को सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट वगैरह लेके तो आपका 0.717 आएगा। तो वंस अगेन इस क्वेश्चन में आपको डिसीजन बच्चों लेना है। अगर आपके पास 14 और क्वेश्चन है भाई, तुम्हें कितने करने, 10 करने, तो ये स्किप कर सकते हो, ठीक है ना।
15 में से आपको 10 करने हैं, तो उनमें से इस एक को तो जरूर चुनना, एक न्यूमेरिकल जरूर स्किप करना, कि न्यूमेरिकल्स आपके टाइम खराब करते हैं बायो वाले बच्चों के लिए। उनको देखो बॉटनी और जूलॉजी में काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो कर सकते हैं, पर न्यूमेरिकल उनके लिए टाइम वेस्ट हो सकते हैं, कैलकुलेशन उनका टाइम बर्बाद कर सकती है, तो उन्हें चॉइस में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स रखे गए। छोड़ना इसे आए तो पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आसान क्वेश्चन है, इसे करा जा सकता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये मत समझना जीरो दे रखा है तो जीरो हो जाएगा, और इसे बिना कैलकुलेशन के करना है। आपको पता है अगर एक्सपेंशन लिखा है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। हो गया 5 सेकंड में क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर मैं छोड़ के फटाफट आगे आ जाता तो ये क्वेश्चन हो गया होता, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता मेरा। अब मैं ये समय बर्बाद करके पूरा एंड तक पहुंचता, फिर और क्वेश्चन रह जाते। अगर आप पेपर पूरा नहीं पढ़ते ना तो ऐसे क्वेश्चन रह जाएंगे। मान लो आपने इस क्वेश्चन को देखा, आप इसको करने लग गए, आपने इसे नहीं देखा, अब आप उससे कर चुके हो, तो मान लो इसे छोड़ना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ये जो ऑप्शन चेकिंग से फटाफट हो गया कि भाई एक्सपेंशन का वर्क डन नेगेटिव है, तो सीधा आंसर नंबर 4 हो गया, क्यों मेहनत करनी। और अगर इसका फॉर्मूला जानना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला होता है, एक सेकंड ये लिख दूं, एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव होता है। एक्सपेंशन में कौन काम करता है, सिस्टम काम करेगा तो बुरा लगेगा उसे, तो नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला मैंने यूज करा वर्क आइसो वाला, 2.303 nRT log P2 ओवर P1, ठीक है। तो P2 आपका कम है तो वैसे भी वो नेगेटिव आ जाता है, अगर लॉग के अंदर एक से छोटा नंबर होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। ओके, तो इससे आप कर सकते हो, आपका बिना मेहनत करनी नहीं है जब फटाफट आंसर दिख रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से आया है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको तो कर ही लेना है। तो ये देखो, ये फटाफट करे जा सकते थे। आपको यहाँ क्या क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट पूछा है, तो W का फॉर्मूला होता है ZIT। Z होता है आपका केमिकल इक्विवेलेंट, और वो होता है आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट होता है 63.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कॉपर सल्फेट है। देखो Cu2+ है ना, तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब कॉपर डिपॉजिट होगा तो N तो 2 है, और डिवाइडेड बाय फैराडेस कांस्टेंट, तो ये Z आ गया। यहाँ से आप W को सॉल्व करोगे तो आपका W कितना आ जाएगा, Z आपका है 63.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 96500 इंटू I है आपका 9.6487, हमेशा टाइम सेकंड में रखते हैं, और यहाँ से 0.317 ग्राम हमारा। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई मेहनत नहीं है कैलकुलेशन के सिवा। तो आप डेफिनेटली पूरा पेपर अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये आसान क्वेश्चन कभी आपके छूटेंगे नहीं, और इनसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप शुरुआत में ज्यादा कर लोगे ना, तो आप मिडल ऑफ जो पेपर होता है उसमें टफ क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। पर अगर आप शुरुआत में हल्के चल लिए तो फिर बीच में आपके दिमाग में प्रेशर होगा और आप मुश्किल क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, और वो फिजिक्स का पार्ट होता है 20 वाला, दिमाग लगाना फिजिक्स में ज्यादा है आपको। तो फिजिक्स के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो शुरुआत में पावर प्ले की तरह खेलना, थोड़ा तेज स्कोर करना, और उसके लिए इन क्वेश्चंस को ढूंढना बहुत जरूरी। ओके, तो 10 क्वेश्चन थे आपके, और सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन ये जो थे, इनमें आपको जरूर इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए था। अगर आपने नहीं करा तो मुझे जरूर बताना क्या इसकी वजह से आपका कोई क्वेश्चन या थोड़ा टाइम आपका एंड में आपको लगा कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा होता तो 650 660 हो सकते, अगर 2024 में आपने पेपर दिया है तो आगे बच्चों इसी तरह से मैं वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, और इस पे आप बैचेस वगैरह की अपडेट ले सकते हो। और सेकेंडली, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। देखो रेगुलरली मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस चैनल पे, तो थोड़ा सा आपसे सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब तो आप कर ही रखा है, अगर आपने वीडियो देखी तो जरूर करा होगा, मुझे उम्मीद है। लाइक करना भी आप भूलेंगे, और कमेंट्स में मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या फिर टॉपिक का वन शॉट देखना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।